जरा इमेजिन करो, एक 14 साल का बच्चा जो 16-16 घंटे खेतों में काम करता है, उसके बाद भी कभी कभी उसे एक टाइम का खाना नहीं मिलता है। 16 साल की एज में वो अपना घर छोड़कर भाग जाता है। शहर जाके उसको दुनियादारी के बारे में समझ आता है और वो इतनी मेहनत करता है कि आज के टाइम पे उसकी कंपनी 1.5 लाख करोड़ की है। और ये कहानी है हुंडई के फाउंडर चंगजू यंग की। हुंडई के फाउंडर चंगजू यंग का जन्म 1950 में एक पुअर फैमिली में हुआ था, एक छोटे से विलेज टंगचोंग में, जो अभी नॉर्थ कोरिया में आता है। उस टाइम पे कोरिया की हालत बहुत ज्यादा खराब हुआ करती थी। कोरिया में उस टाइम पर जापानीज रूलिंग हुआ करती थी, जिसकी वजह से बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन थे। रेस्ट्रिक्शन की वजह से कोरिया की इकोनॉमी ग्रो नहीं हो पा रही थी। इनकी फैमिली दिन भर खेतों में काम किया करती थी, जिससे वो एक टाइम का खाना खा पाए। उस टाइम पे हुंडई के फाउंडर चंगजू यंग का सपना था एक स्कूल टीचर बनने का, लेकिन इनकी फैमिली में 9 लोग हुआ करते थे और कमाने वाले सिर्फ 2। इसलिए 14 साल की एज में इन्हें अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी और अपने पेरेंट्स के साथ फार्मिंग करने लग गए। लेकिन फिर भी बहुत सारी मुश्किलें आया करती थी। कभी कभी एक टाइम का खाना भी नसीब नहीं हुआ करता था। जिंदगी ऐसी ही चल रही थी। दिन भर खेतों में मेहनत करनी पड़ती थी और फिर भी रात को भूखे पेट सोना पड़ता था। अपनी जिंदगी के बारे में हुंडई के फाउंडर चंगजू यंग सोचने लगे थे कि क्या ऐसे ही बाकी की जिंदगी भी उनकी निकलेगी। काफी टाइम ऐसे ही चलते रहा। फिर 16 साल की एज में अपने एक दोस्त के साथ वो अपने विलेज से भाग जाते हैं और 70 घंटे लगातार चलने के बाद वो कवान शहर पहुंचते हैं, जहां पर उनको लेबर की जॉब मिल जाती है। लेबर की जॉब में पैसे तो कम मिल रहे थे, लेकिन वो इस बात से खुश थे कि जितना वो फार्मिंग से कमाया करते थे उससे अभी वो ज्यादा कमा रहे थे। लेकिन ये खुशी ज्यादा दिन टिकी नहीं। सिर्फ 2 महीने के अंदर उनके फादर उनको ढूंढ लेते हैं और किसी तरह समझा फुसला कर अपने गाँव वापस ले आते हैं। लेकिन उनके फादर को शायद ये अंदाजा नहीं था कि पिछले 2 महीनों में जैसी जिंदगी उन्होंने जी है, अब उसकी उनको आदत लग गई है या फिर बोलूं लत लग गई है और अब वो उससे कम में सेटल नहीं होने वाले। अगले 2 सालों में वो 2 बार फिर से भागते हैं और इस बार सियोल पहुंचते हैं। लेकिन दोनों बार फिर से उनके फादर उनको पकड़ के वापस अपने विलेज ले आते हैं। उनके फादर उनसे आखिर में बोल देते हैं कि तू है कौन? एक खेती करने वाला लड़का जिसने सिर्फ 6th क्लास तक पढ़ाई की है। सियोल जैसी जगह में तुम जैसे हजारों लोग भरे पड़े हैं और तुम कौन हो? कुछ नहीं, और तुम्हारा कुछ हो भी नहीं सकता। लेकिन ये बातें इस लड़के पर कोई भी असर नहीं करने वाली थी, इसलिए ये लड़का फिर से और आखिरी बार भागने की तैयारी करने लग जाता है और इसके बाद असली जर्नी की शुरुआत होती है। जब हुंडई के फाउंडर चंगजू यंग सियोल पहुंचे, वहां पर उन्हें जो काम मिला वो उन्होंने किया, चाहे वो लेबर का हो, चाहे वो कंस्ट्रक्शन वर्कर का हो या फिर हेल्पर का हो कोई भी फैक्ट्री में। लेकिन 1 साल बाद उनको एक अच्छी नौकरी मिल जाती है एक राइस स्टोर में, जिसका नाम था वोक्यूम राइस स्टोर। पुरानी जॉब्स के कंपैरिजन में ये जॉब बहुत ज्यादा अच्छी थी। इस जॉब में उनको थोड़ी सी स्टेबिलिटी मिली थी। अपनी मेहनत की वजह से उनकी ग्रोथ भी बहुत अच्छी हो रही थी, जिसकी वजह से कुछ ही टाइम में उनको स्टोर का मैनेजर बना दिया गया था। उस टाइम पे जो स्टोर के ओनर हुआ करते थे उनको थोड़े से हेल्थ इशू आने लगे थे, जिसकी वजह से वो अपना ये स्टोर बेचने के बारे में सोचते हैं और हुंडई के फाउंडर चंगजू यंग इस स्टोर को खरीद लेते हैं कहीं ना कहीं से पैसे जुगाड़ करके और उसका नाम चेंज करके क्वांगिल राइस स्टोर रख देते हैं। वो अपने राइस स्टोर को सबसे कम मार्जिन में चला रहे थे, जिसकी वजह से उनका एक लॉयल कस्टमर बेस बन गया था और देखते ही देखते इनके पैसे भी बनने लगे थे। कुछ ही टाइम में इनका स्टोर टाउन के बेस्ट स्टोर्स में शामिल हो जाता है। लेकिन उसी टाइम जापानीज कॉलोनियल गवर्नमेंट राइस रैशनिंग सिस्टम लागू कर देती है, जिससे ज्यादातर राइस जो कोरिया में हुआ करता था वो जापान में एक्सपोर्ट करा जाने लगा, जिससे कोरिया में राइस की कंजम्पशन एकदम से डिक्लाइन हो गई। कम सप्लाई और डिमांड की वजह से राइस स्टोर के ओनर को नुकसान होने लगा, जिसकी वजह से उन्होंने अपना बिजनेस बंद कर दिया और हुंडई के फाउंडर को भी अपना बिजनेस बंद करना पड़ा। अपना राइस स्टोर बंद करके चंगजू यंग अपने विलेज वापस लौट जाते हैं। लेकिन अभी तो ये सिर्फ शुरुआत थी इनके बिजनेस जर्नी की। और 1940 में चंगजू यंग सियोल वापस आते हैं और एक लिस्ट बनाते हैं और उन लिस्ट में उन बिजनेसेस को हाईलाइट करते हैं जिस पर जापानीज गवर्नमेंट के रिस्ट्रिक्शंस ना हो। हुंडई के फाउंडर उसके बाद एक कार रिपेयर स्टोर ओपन करते हैं, जिसका वो नाम रखते हैं एडू सर्विस गैराज। उस टाइम पे ऑटो रिपेयर बिजनेस की डिमांड बहुत ज्यादा हुआ करती थी, लेकिन फिर भी कोई भी उसमें एंट्री नहीं ले रहा था और जो प्लेयर्स हुआ करते थे वो अपने कस्टमर्स को बहुत ज्यादा चार्ज किया करते थे। उस टाइम पे हुंडई के फाउंडर को कार रिपेयर का ABCD भी नहीं आता था, इसलिए स्टोर चलाने के लिए वो कुछ मैकेनिक्स हायर करते हैं और अपने स्टोर को सबसे ज्यादा अफोर्डेबल रेट्स पे चलाते हैं,
जिसकी वजह से उनका कस्टमर बेस बनना फिर से चालू हो जाता है। ऑटो रिपेयर का धंधा बहुत ज्यादा बढ़िया चल रहा था, लेकिन किस्मत को हुंडई के फाउंडर चंगजू यंग की खुशी बर्दाश्त नहीं हुई और एक दिन उनके ऑटो रिपेयर गैराज में आग लग जाती है और उसमें सब कुछ खत्म हो जाता है, इनके इक्विपमेंट्स और कस्टमर्स की कार्स, और एक ही झटके में अब इनके ऊपर और ज्यादा कर्जा होता है। इस कर्जे को उतारने के लिए वो एक फ्रेश लोन लेते हैं और एक न्यू गैराज फिर से ओपन करते हैं उसी नाम से, और सिर्फ 2 साल के अंदर वो स्टोर सियोल के बेस्ट ऑटो रिपेयर स्टोर में शामिल हो जाता है। बिजनेस ग्रो हो रहा था, लेकिन 1942 में जापान सेकेंड वर्ल्ड वॉर में शामिल हो जाता है, जिसके चलते जापानीज गवर्नमेंट चंगजू यंग के गैराज को टुक ओवर कर लेती है। एक बार फिर से उनकी किस्मत साथ नहीं देती और उन्हें वापस अपने विलेज लौटना पड़ता है, लेकिन किसी तरह वो अपने बिजनेस से 50,000 वॉन बचा लेते हैं, जिससे वो एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं जो उनकी किस्मत पूरी तरह बदलने वाला था। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ उसके बाद कोरिया को इंडिपेंडेंस मिली जापानीज गवर्नमेंट से, और वो 2 हिस्सों में डिवाइड हो गई, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया। रेस्ट्रिक्शन पूरी तरह से खत्म हो गए थे और 1946 में चांग फिर से एक बार अपना नया गैराज ओपन करते हैं और उसका नाम रखते हैं द हुंडई ऑटो सर्विस सेंटर। एक बार फिर से वो कार्स और मिलिट्री टैंक्स की सर्विस बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल रेट्स पे ऑफर करते हैं, और देखते ही देखते सिर्फ 1 साल के अंदर इनके 30 एम्प्लॉयज से 80 एम्प्लॉयज की कंपनी हो जाती है। और इसके बाद अपनी पूरी फैमिली को लेके ये साउथ कोरिया में आ जाते हैं और वो अपना बिजनेस 3 से 4 लाख वॉन में बेच देते हैं। उसके बाद एक दिन इनको पता चलता है कि एक कंस्ट्रक्शन कंपनी को एक कॉन्ट्रैक्ट का 10 मिलियन वॉन तक मिलता है, तो फिर उसके बाद ये अपनी खुद की भी कंस्ट्रक्शन कंपनी स्टार्ट कर देते हैं और उसका नाम रखते हैं द हुंडई कंस्ट्रक्शन कंपनी। 1947 में ये अपनी कंस्ट्रक्शन कंपनी की शुरुआत करते हैं। स्टार्टिंग में थोड़े से स्ट्रगल आते हैं, लेकिन 1950 आने तक ये अच्छे खासे पैसे कमाने लग जाते हैं। लेकिन उसके बाद नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया पर अटैक कर देता है। हुंडई के फाउंडर चांगजू यंग को अपना बिजनेस बंद करके बुसान जाना पड़ता है अपनी पूरी फैमिली के साथ। उधर जाके वो छोटे मोटे काम करते हैं, जैसे न्यूज़पेपर बांटने का। उस टाइम पे साउथ कोरिया में बहुत ज्यादा डर फैला हुआ था। उसी टाइम न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल आता है कि यूएस आर्मी को एक लोकल कंस्ट्रक्शन एक्सपर्ट की जरूरत है जो अमेरिकन सोल्जर्स के लिए बैरिक्स बना पाए। तो चांग ये अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर लेते हैं। उनके अच्छे काम को देखते हुए यूएस आर्मी उनको और बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स दे देती है। उसके बाद वॉर भी खत्म हो जाता है और अभी चांग का बिजनेस बहुत ज्यादा बड़ा हो चुका था। वॉर के बाद साउथ कोरिया की हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी, इकोनॉमी एक तरह से पूरी बर्बाद हो चुकी थी। उस टाइम पे यूएस गवर्नमेंट साउथ कोरिया की मदद करती है अपनी इकोनॉमी बूस्ट करने के लिए। साउथ कोरिया की गवर्नमेंट अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को रिस्टोर करने के लिए चांगजू यंग को साउथ कोरिया का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट देती है, जो कि था गोरियांग ब्रिज को रिस्टोर करने का 1953 में। लेकिन जैसा चांगजू यंग ने सोचा था इसके रिजल्ट के बारे में वैसा हुआ नहीं। कम एक्सपीरियंस और भोलेपन की वजह से उन्होंने वो गलतियां करी बिजनेसेस में, जिसकी वजह से इनकी फैमिली को रोड पर आना पड़ा। इस ब्रिज के रेस्टोरेशन में बहुत ज्यादा टाइम लग गया और जो इन्होंने पेमेंट ली थी वो जब कॉन्ट्रैक्ट किया था उस टाइम के हिसाब से ली थी, जो इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर पाई। उनका घर बार सब बिक गया था। अपनी फैमिली की ऐसी हालत के लिए वो खुद को जिम्मेदार मांगने लगे थे और उस टाइम ही उन्होंने ठान लिया कि वो साउथ कोरिया की सबसे बड़ी कंपनी बनाकर रहेंगे। उस टाइम पे साउथ कोरिया में कोई भी बाहर की कंपनी आकर अपना बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकती थी और इस बात का फायदा चांगजू यंग ने बहुत अच्छे से उठाया, जिसकी वजह से इन्होंने अपना जो बिजनेस था वो साउथ कोरिया में बहुत अच्छे से ग्रो किया और उसके बाद ये इंटरनेशनल भी काम करने लगे और अपनी कंट्री में फॉरेन रिजर्व्स लाने लगे। चांगजू यंग अब इस बात से तो खुश थे कि फाइनली इनकी कंपनी को अब सक्सेस मिल रही है और इन्होंने बाकी सेक्टर्स में भी अपने बिजनेस को डाइवर्सिफाई किया था और उन सब में इनको सक्सेस बहुत अच्छे से मिल रही थी। लेकिन अभी भी एक ऐसा सेक्टर था जिसमें वो एक बार नहीं 2 बार फेल हुए थे, एंड दैट वाज हिज ऑटोमोबाइल बिजनेस। 1960 में साउथ कोरिया की गवर्नमेंट ये ऐलान करती है कि बाहर की कोई भी कंपनी आके डायरेक्टली हमारी कंट्री में बिजनेस नहीं कर सकती है। अगर उसको हमारी कंट्री में बिजनेस करना है तो उसको कोई भी लोकल बिजनेस के साथ जॉइंट वेंचर करना पड़ेगा। इस टाइम पर हुंडई के फाउंडर चांगजू यंग इस मौके को फिर से ग्रैब कर लेते हैं और हुंडई मोटर्स की शुरुआत कर देते हैं। एंड इन 1967 ही स्टार्टेड अ जॉइंट वेंचर विद फोर्ड्स, एस्टैब्लिश्ड द लार्जेस्ट प्लांट इन अल्सन फॉर असेंबली लाइन। 6 महीने के अंदर ये प्लांट ऑपरेशनल हो जाता है और फिर मार्केट में ये अपनी पहली कार लॉन्च करते हैं, जिसका वो नाम रखते हैं हुंडई कोर्टिना, विच वॉज एग्जैक्टली द सेम एज फोर्ड कोर्टिना। दुनिया भर में जो फोर्ड की कोर्टिना थी
वो बहुत बड़ी हिट साबित हुई थी। लेकिन जो हुंडई की कोर्टिना थी वो बिक ही नहीं रही थी, क्योंकि फोर्ड ने जो कोर्टिना बनाई थी वो स्मूथ रोड्स पर चलने के लिए बनाई थी। लेकिन अभी के टाइम पे जो साउथ कोरिया का इंफ्रास्ट्रक्चर था वो कोर्टिना को चलाने लायक नहीं था, और उसके कुछ टाइम बाद ही साउथ कोरिया में बाढ़ भी आ जाती है, जिसमें इनका पूरा का पूरा असेंबली लाइन डूब जाता है। लोग अलग अलग तरीके की बात करने लगे थे, कुछ लोग इनको बैंकरप्सी के लिए सलाह दे रहे थे। लेकिन हुंडई के फाउंडर चांग जू यंग ने कभी भी कोई भी बिजनेस खुद बंद नहीं किया था। उनको हमेशा से यकीन था कि फेलियर इज जस्ट फॉर सम टाइम, ही विल मेक इट थ्रू एंड ग्रो दिस बिजनेस। और कुछ ही टाइम बाद जब साउथ कोरिया की इंफ्रास्ट्रक्चर की हालत ठीक हुई, वैसे ही हुंडई की कोर्टिना बिकनी मार्केट में चालू हो गई, और देखते देखते इन्होंने और भी मॉडल्स मार्केट में लॉन्च कर दिए, सेम टू सेम फोर्ड के मॉडल्स। इनकी सेल्स साउथ कोरिया में तो बहुत अच्छे से ग्रो हो रही थी, लेकिन एक प्रॉब्लम थी। हुंडई के साथ किए गए कॉन्ट्रैक्ट की वजह से हुंडई कभी भी अपनी कार्स ग्लोबली नहीं बेच सकता था। लेकिन हुंडई के फाउंडर कहाँ रुकने वाले थे, उन्होंने तुरंत ही वो कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट किया और खुद के दम पर एक न्यू कार बनाने में फोकस करने लगे। फोर्ड के साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट खत्म करने के बाद तुरंत ही मित्सुबिशी के साथ उनके इंजन को यूज करने का कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, और यूरोप से कार डिजाइनर को बुलाया जाता है जो उनकी न्यू कार को लॉन्च करने में मदद कर पाए। और फिर हुंडई अपनी पहली खुद की बनाई हुई कार लॉन्च करता है मार्केट में, जिसका नाम था द हुंडई पोनी, विच वॉज द मोस्ट अफोर्डेबल कार अवेलेबल इन द मार्केट एंड दैट मेड इट द इंस्टेंट हिट इन द साउथ कोरियन मार्केट। उस टाइम पे जो कार बिका करती थी 10 में से 4 कार हुंडई की पोनी हुआ करती थी। और फिर दुनिया भर में इस कार को ट्रांसपोर्ट किया जाता है, बहुत जगह पर लोगों को ये कार बहुत ज्यादा पसंद आती है। लेकिन फिर भी अभी यूएस का मार्केट बहुत ज्यादा दूर था। इनका जो ये मॉडल आया था वो उस टाइम पर यूएस मार्केट में एंट्री नहीं ले पा रहा था, क्योंकि वो उस टाइम पर जो यूएस के रूल्स और रेगुलेशंस हुआ करते थे एक कार के लिए, वो मैच नहीं कर पा रहा था। लेकिन हुंडई के फाउंडर रुके ही नहीं, उन्होंने अपनी दूसरी कार बहुत सोच समझ कर बनाई, हुंडई एक्सेल, जिसने यूएसए के सारे रेगुलेशंस को पास किया। उस टाइम पे इस कार का प्राइस सिर्फ 4,995 हुआ करता था, जो उस टाइम की ज्यादातर कार के कंपैरिजन में हाफ था। लोगों को हुंडई की कार्स पसंद तो आ रही थी, लेकिन सिर्फ प्राइस की वजह से। वो कार्स रिलायबल नहीं हुआ करती थी और बहुत कम फीचर्स के साथ आया करती थी, जो चांग जू यंग को बहुत ज्यादा परेशान करता था। यूएस का मार्केट हुंडई की ये कार्स का मजाक उड़ाने लगा था, और यही चीज इंडिया में भी हुई थी टाटा नैनो के साथ। लेकिन चांग जू यंग फिर से एक बार हुंडई के न्यू मॉडल्स पर काम करना चालू करते हैं, और 1990 आने तक वो एक न्यू कार लाइन मार्केट में इंट्रोड्यूस करते हैं, जिसमें थी हुंडई एक्सेंट, द सोनाटा, द एलेंट्रा। इनिशियली तो इन कार्स की भी सेल्स बहुत ज़्यादा कम आ रही थी, लेकिन जैसे जैसे लोगों को इनकी रिलायबिलिटी पर भरोसा होने लगा, इनकी सेल्स भी फिर बढ़ने लगी। और 1998 आने तक हुंडई किया मोटर्स को भी एक्वायर कर लेता है, और ये जॉइंट वेंचर आज के टाइम पर दुनिया में तहलका मचा रहा है। और 2004 आते आते हुंडई टॉप 3 कार मैन्युफैक्चरर में शामिल हो जाती है। बट चांग जू यंग ऑलवेज बिलीव that it is your failures rather than your success that teaches you invaluable lessons. And it is not important to remember one's success that should be remembered by other instead. Rather, we should remember our failures, because those who forget their failure will fail again and again. And right now, Hyundai is the 3rd largest car manufacturer in the world. And 2001 में Hyundai के फाउंडर चांग जू यंग की डेथ हो जाती है. So that was the story of Hyundai. I hope you like the video. If you like the video, please hit that like button and the subscribe button to help us grow. So that's it. Have a nice day. Tata. Bye bye. Khatam.